नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है, क्योंकि इस खास शो में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों को हम इसमें शामिल करते हैं, जिन पर मार्केट के जो दिग्गज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। इसके अलावा आज के बाजार के हिसाब से कल किस तरह की रणनीति आप बनाने, इसके बारे में भी हम रोशनी डालते हैं। और जो दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी आपको क्वालिटी स्टॉक्स हमारे इस शो में रेकमेंड करते हैं। तो ये पूरा शो आप देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन सलाह मिलेगी। लेकिन आज हम किन किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं, जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज बाजार में जो तेजी लौटी है, इसके बाद क्या रणनीति अपनाएं, क्या खरीदें, क्या बेचें, किन सेक्टर पर निगाह रखें, इसको हम देखेंगे। दर्शकों के सवाल जवाब होंगे और कमाई का सेगमेंट जो है वीआईपी सेगमेंट वो भी होगा, जहां पर आपको हमारे एक्सपर्ट क्वालिटी स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे। और इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाए कैसे, इस पर आपको एक निगाह डालनी है कि आपको कुछ करना नहीं है। दरअसल ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर वहां पर रखिए, बताइए। ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाइए, हमें फॉलो कीजिए और आप अपने सवाल #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। यहां भी अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज के बाजार पर सबसे पहले हम निगाह डालेंगे और अपने साथ अपने खास मेहमानों को भी, खास एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। तो बाजार की अगर बात करें, आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बाजार बंद हुए। ये लगातार 7वां कारोबारी दिन था जब निफ्टी 16,900 के से 17,200 की रेंज में रहा, यानी एक दायरे में जो था वो बाजार था। निफ्टी के आज 50 में से 33 स्टॉक्स ऐसे थे जो हरे निशान में दिखे और निफ्टी के 44 अंकों से ज्यादा चढ़कर 17,150 के पार निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक को अगर देखें तो ये भी 40,000 के बेहद करीब पहुंचकर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी नजर आई। निफ्टी फार्मा भी 3 दिन की अपनी गिरावट से आज जो है उभरता हुआ नजर आया। उसमें सबसे ज्यादा सेक्टोरल गेन नजर आया। और निफ्टी में जो गिरने वाले स्टॉक्स थे, बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स। बीपीसीएल की बात करें तो लगभग यहाँ पर लगभग 2% यहाँ पर गिरावट नजर आई। लगभग 1.5% की गिरावट नजर आई एनटीपीसी में। चढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ ये करीब 3% चढ़ा। बजाज फिनसर्व की बात करें तो 26.5% ये चढ़ा। और बात करें बजाज फिनांस की, बात की बजाज फिनसर्व जो था वो 2% से थोड़ा ज़्यादा चढ़ा। बजाज फिनांस की हम बात करें तो ये भी 2.25% के करीब चढ़ा। सन फार्मा 1.5% से थोड़ा ऊपर चढ़ा। तो ये निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर्स रहे। और चलिए अब अपने खास एक्सपर्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त आशीष माहेश्वरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। आज अगर हम बाजार को देखें तो एक रेंज में बाजार नजर आया। हालांकि हम देख रहे हैं 2 दिनों से एक तरह की रिकवरी मोड में बाजार नजर आ रहा है। फिर यहां से आप क्या देख रहे हैं? क्या एक सस्टेनेबिलिटी आपको नजर आ रही है या थोड़ा अभी कॉशियस रहना चाहिए? देखा है कि जब भी फेड का मीटिंग होता है तो बाजार बिल्कुल चलता है, क्योंकि जितने भी फियर उससे पहले रहते हैं बाजार के, वो सब प्राइज इन हो चुके होते हैं। और अब ये एक नोन इवेंट जैसा बन जाता है कि कोई अननोन इवेंट नहीं है, मालूम है ये 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक है होने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा सा पोजीशन बाइंग साइड में हमने पास्ट में भी हमेशा ऐसा ही ट्रेंड होता देखा।
दूसरी बात ये है कि अब जैसे जो फेड की तरफ से इस टाइप के जो अनाउंसमेंट आए हैं या उनकी व्यूज आए हैं कि यदि आगे भी एसवीबी बैंक जैसी कोई इवेंट होती है तो डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन किया जाएगा और गवर्नमेंट वहाँ की प्रोटेक्ट करेगी, तो ये काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो गया है, तो जिसके कारण से एक जो फ्री फॉल बैंकिंग सेक्टर में आ रहा था वो अब थम गया है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि ये फेड की इवेंट का जो इम्पैक्ट है शायद 1 या 2 दिन रहेगा और उसके बाद ये नॉन इवेंट बन जाएगा और दोबारा से हम थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद में बाजार में आप थोड़ा अपसाइड देखेंगे, क्योंकि बाजार गिरा जिन फैक्टर्स के कारण से था, यदि वो अब पीछे हो गए हैं तो मुझे लगता है कि दोबारा से बाइंग बाजारों में, भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है आगे अगले बिल्कुल साल। बिल्कुल। आशीष जी, अगर हम समझना चाहें बाजार को सपोर्ट को देखें तो कहाँ से बाजार को बेहतर सपोर्ट मिल रहा है, और अगर सेक्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है और कहाँ मौके बनेंगे? देखिए, सबसे जो सब पसंदीदा सेक्टर रहेगा और जो सेक्टर को लीड करेगा वो बीएफएसआई सेक्टर रहेगा। तो बैंकिंग सेक्टर पे सबसे पहले निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि एक तो वेटेज उनका निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35% उसका वेटेज है निफ्टी में। तो मार्केट बिना बैंक निफ्टी को साथ लिए हुए चल नहीं सकता। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर बैट ढूंढनी चाहिए और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक मुझे लगता है वो परफॉर्म करेंगे। तो एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में अभी भी निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स के चलते जो हमने देखा है कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक अपने 52 वीक लो पर चले गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आईटी, मेटल जैसे सेक्टर से बचना चाहिए और इसकी बजाय मुझे लगता है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो अभी अपील करता है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं और जिस हिसाब से अभी इंडिया में फ्लू और ये सारी चीज़ें फैली हुई है, तो फार्मा कंपनियों का जो सेल है इस क्वार्टर में काफ़ी मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ। तो ये फार्मा सेक्टर में बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढने चाहिए और बैंकिंग एक दूसरा मेरा पसंदीदा सेक्टर है। बिल्कुल, तो इन सेक्टर्स पर नज़र रखनी होगी, और जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि कल की तैयारी एक ऐसा शो है जो आप दर्शकों का शो है। तो अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सुनील कुमार त्यागी हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है यस बैंक के इनके पास 1 लाख शेयर हैं और 14 रुपये 25 पैसे यानी 14.25 के भाव पे इन्होंने लिए हैं। 2025 तक का नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या होगी इनको सलाह? कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो अभी नहीं है यस बैंक में, बट ये आपका परचेज प्राइस थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो मेरा मानना है कि स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। पर 16.5-17 रुपए एक बार ये आपका एक एग्जिट होना चाहिए इस लेवल पर, क्योंकि एक्चुअली एक इशू जो हुआ है कि इतने सारे शेयर्स उनके जो लॉक इन है वो बाहर आ गए हैं और जो इक्विटी साइज ऑलरेडी काफी बड़ा है और अभी भी ज़्यादा जो बाइंग इंटरेस्ट है वो फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले आएगा और यस बैंक या सेंट्रल बैंक या छोटे जो बैंक्स हैं तो वहाँ पर जो उतना रुझान है वो उसमें आने में समय लगेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि 16.5-17 रुपए जब भी आपको मिलता है तब आप निकल जाएं स्टॉक में से, क्योंकि कोई बहुत बड़ी तेजी अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ बनती मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई, और इस बीच नीतलेश पावस्कर तनिषा एकेडमी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतलेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में, और सवालों की ओर बढ़ते हैं। दिनेश शर्मा हैं जयपुर से, और एनसीसी के 300 शेयर उन्होंने लिए हैं 104 के भाव पे। होल्ड करें या सेल करें? आशीष जी, सवाल आपसे ही रहेगा। नीतलेश के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है। जी, मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने का। मेरा मानना है इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है नई ऊंचाइयों को छूने का और मेरा लक्ष्य इनफैक्ट 6 महीने के लिए इस स्टॉक के लिए 120-125 रुपए भी पॉसिबल है, क्योंकि जो उस हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक में हमने इम्प्रूवमेंट आता देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो काफ़ी पॉजिटिव है। और एक बार फिर अपने जो दर्शकों के सवाल हैं वो लेते हैं। राजकुमारी हैं जो कि बोकारो से हैं, और इनका सवाल है कि हिम्मत सिंगा सीड के इनके पास 300 शेयर हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, हिम्मत सिंगा सीड के इनके पास
300 शेयर हैं 165 के भाव पर, होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी, क्या होगी सलाह? नहीं, मेरा मानना है स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ समय में। कंपनी ने सितंबर में लॉस भी बड़ा डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है दिसंबर में। पर मुझे नहीं लगता कि अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई बड़ी रिकवरी आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से निकल जाएं और कुछ हम अच्छे वीआईपी स्टॉक आपको सजेस्ट करेंगे, आप उसमें से पिक करिए और आपका बिल्कुल लॉस रिकवर हो जाएगा। वीआईपी सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर हम आपको क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। बढ़ते हैं आगे। फूल सिंह हैं यूपी से और इनका सवाल है, आईआरएफसी के 1450 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 32 के भाव पर इसे लिया हुआ है। फिलहाल घाटे में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या होगी इनको एडवाइस? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे तो आपका ये स्टॉक आ गया है और मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म में जो आपने जिस लेवल पे परचेज किया है वो जल्दी वापस आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की और इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेलवे क्षेत्र की दूसरी कंपनी है जो आरवीएनएल है, आप उसमें निवेश कर दें। तो वहां पर मेरा मानना है कि करीब 31% की अपसाइड अगले 6 महीनों में आ सकती है, क्योंकि जो जिस हिसाब से उनका ऑर्डर बुक बन रही है और जो उनकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू आईआरएफसी। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। मनोज मित्तल हमारे अगले जो दर्शक हैं, उनका सवाल है हिसार हरियाणा से। बीसीजी के इन्होंने 300 शेयर लिए। एक बार फिर दोहरा दूं, ब्राइटकॉम ग्रुप जो है बीसीजी, उसके 300 शेयर इनके पास हैं। जो लेवल्स हैं वो 90 के हैं। होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी, क्या होगी इनको सलाह? ये काफी बड़ा नुकसान है, 90 रुपए से 20 रुपए तक। पर आई थिंक उसमें शायद बोनस या कुछ एडजस्टमेंट भी होगा, जहां तक मुझे लगता है कि 90 से 20 रुपए की जर्नी में। बट ये वो कंपनी है जहाँ पे नंबर्स काफी हमेशा से अच्छे आते रहे, बट मार्केट ने कभी इसको कॉन्फिडेंस से देखा नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट में कई बार इस स्टॉक में सेल किया है। तो मेरी सलाह भी रहेगी कि इस स्टॉक में से निकल जाएं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेकुलेटिव और ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक है, जिसमें आपका पैसा बनना मुझे लगता नहीं इतना आसान है। तो एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ से निकल जाने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले दर्शक हैं विमान चौधरी हावड़ा से और इनका सवाल है, टीटीएमएल के इन्होंने 2760 शेयर लिए हैं और लेवल्स हैं 84 के। सर देखें, आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? सीधा सवाल तो यही है इनका कि होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करें? आशीष जी। टीटीएमएल, राइट? जी जी जी। जी, मेरी सलाह रहेगी निकल जाने की इस स्टॉक में। बहुत रिटेल निवेशक इस स्टॉक में वेरियस लेवल पे अटक गए हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस में भी कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्वार्टर वो लॉस ही डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बेटर है आप इस स्टॉक में से निकल जाएं और मेरी सलाह रहेगी किसी दूसरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, जो हम आपको आगे शो में और भी बताएंगे, वहाँ निवेश कर दें। एटलीस्ट ये टीटीएमएल में मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आती। बिल्कुल, और इस बीच नितलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी खामी है जिसके जरिए वो सीधा हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगला सवाल हैदराबाद से सुल्ताना ने हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है, टीएमबी यानी कि तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड के 500 शेयर इनके पास हैं और 512 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल लॉस पर चल रही हैं। इनके लिए क्या एडवाइस होगी नितलेश? सर एक बार स्टॉक का नाम बोलोगे? तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, टीएमबी। ओके, अभी 416 के लेवल पे आ चुका है। अभी स्टॉक खड़ा है। ओके, जस्ट अ मिनट सर। और ये कंटिन्यूअसली अगर मैं इसका डेली वीकली मंथली चार्ट को देख रहा हूँ, थोड़ा सा एक डैमेज हो चुका है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको रखना ही है तो एक 400 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफी कमजोर है। अगर समझो ये काउंटर फिर से
340 ये लेवल को क्रॉस करता है तो आपको फिर से 480 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे आपको एग्जिट की राय होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाकर स्टॉक को फॉलो करना होगा। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है आर के सक्सेना, फतेहपुर से हैं। और नितलेश, ये सवाल आपके लिए ही होगा। न्यूरेका के, एक बार फिर मैं दोहरा दूं, न्यूरेका के 781 शेयर इनके पास हैं और 250 के भाव पे इन्होंने लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें, क्या होगी इनको एडवाइस? देखो, आपने अच्छे खासे भाव के आसपास लिया है, 320 के आसपास स्टॉक अभी खड़ा है, तो डेफिनेटली स्टॉक्स में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक लेवल है 340 का, इसको अगर ये काट देता है ऊपर में तो फिर एक थोड़ा सा मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिलेगा और स्टॉक में 7 से 8% की एक अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक क्या कर रहा है, रेडी हो रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसको एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 312 रुपए के आसपास जरूर लगाना और ऊपर में 340 ये लेवल को ध्यान से रखना, और इसको काट देता है तो 370 से लेके 390 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, 312 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो सक्सेना साहब, जो अहम लेवल्स हैं उन पर आपको निगाह रखनी है, जो कि नितलेश ने आपको बताई। हमारे अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है अरुणवा और कोलकाता से हैं और इनका सवाल है, उज्जीवनी स्मॉल फाइनेंस बैंक के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं 27 रुपए 18 पैसे के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी, क्या होगी इनको सलाह? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन्होंने 27 रुपए पे शेयर लिए हुए हैं, फिलहाल ये 23 के लेवल पे है, 23.85। मेरे ख्याल में एवरेज कर लेना चाहिए इस बैंक को, तो क्योंकि काफी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और ये जो लास्ट 2 क्वार्टर में भी हमने देखा था बैंक का परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट था। और इनफैक्ट ये बैंकिंग जब स्टॉक गिरने से पहले नवंबर दिसंबर में 30-31 रुपए का इसका रेट हुआ करता था और इनफैक्ट सारे ही जो ब्रोकरेजेस हैं सभी बुलिश हैं इस बैंक को जो कवर करते हैं। और मेरी सलाह बिल्कुल रहेगी कि 23, सवा 23 के आसपास इसमें आप एवरेज कर लीजिए। इसमें 27 रुपए भी आपको शायद अगले 2-3 महीने में ज्यादा दिखाई दे, तो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए फॉल की एवरेज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एवरेज करने की सलाह। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। लोकेश सक्सेना नाम है इनका और इनका सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा के 150 शेयर इन्होंने लिए हैं 165 के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश, पीएसयू बैंक्स पर हालांकि कमेंट्री जो रही है हाल फिलहाल वो बेहतर ही रही है, आप सभी ने इसे एक बेहतरीन सेक्टर बताया है। फिर भी अभी अगर हम देखें तो क्या सलाह होगी? बैंक ऑफ बड़ौदा के 165 के लेवल पर स्टॉक लिया इन्होंने, लोकेश ने। आगे क्या इन्हें रणनीति अपनानी चाहिए? देखो, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे 170 से लेके 175 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है। इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो मोमेंटम फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये क्रॉस किस कारण से नहीं होता है और फिर से 160 162 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो पोजीशंस को काटो, और नीचे मगर ये किस कारण से 110 से लेके 115 जहां से उसने ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के आसपास चला जाता है तो डेफिनेटली वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बाय कर सकते हैं। नीचे लेवल में अच्छा खासा ये आपको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको खास यहाँ पर राय मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है विपिन कुमार, फरीदाबाद से हैं और M&M के 45 शेयर इनके पास हैं 1223 के भाव पे। अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या होगी आपकी एक्सपर्ट राय? देखिए, ऑलरेडी हमने अभी थोड़ा सा करेक्शन देखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में और रीजन यही था कि थोड़ा सा रूरल जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या उम्मीद की जा रही है, और यहाँ पे जो उनका ट्रैक्टर जहाँ पे उनका प्रोमिनेंट प्लेयर, थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे उम्मीद की जा रही थी, तो जिसके कारण से थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। बट मेरा मानना है ये स्टॉक बाउंस बैक होगा और जल्दी बाउंस बैक होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है कंपनी के काफ़ी रोबस्ट है और इस क्वार्टर में भी मेरा मानना है कि कोई बहुत ज़्यादा उनके वर्किंग में स्लो डाउन होगा नहीं। प्लस उनके जो नए मॉडल्स के पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो कॉम्पनसेट कर देंगे कोई भी यदि ट्रैक्टर बिजनेस में स्लो डाउन होता है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहे। मेरा लक्ष्य अगले 1 से 2 महीने का ही स्टॉक में 1250 का है। तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। डीसी शर्मा हमारे अगले दर्शक हैं जयपुर से और इनका सवाल जो है वो बता दें, इज्मो लिमिटेड। जी हाँ, एक बार फिर नाम मैं बता दूं,
इज्मो लिमिटेड के 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 91 रुपए के भाव पे। फिलहाल 98 रुपए 89 पैसे के लेवल पर ये स्टॉक चल रहा है। नीतिलेश, क्या होगी सलाह? सर ये मेरे सॉफ्टवेयर में चार्ट नहीं दिख रहा है, तो आशीष सर अगर कवर कर पाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आशीष जी आप बताएं, इज्मो लिमिटेड अगर आप कवर करते हो। ओके, इनफैक्ट आज ही मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़ा एक इस स्टॉक में एक रनअप देखने को मिला। जरूर छोटी सी कंपनी है, 125 करोड़ मार्केट कैप के आसपास ही शायद इसका मार्केट कैप है। तो और इसके अलावा जो वर्किंग है वो भी काफी अच्छा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी हम इसके वर्किंग में नजर आ रही काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी कंपनी ने मेंटेन की हुई है। और मेरी अभी टाइमिंग के लिए सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। थोड़ा होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। रविंद्र रावत हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, बायोकॉन के 60 शेयर इन्होंने लिए हैं 229 के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये सवाल है उनका। नीतिलेश बताएं, क्या होगी सलाह? देखो स्ट्रक्चर इसका काफी बिगड़ चुका है। मैं भी इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा था, रिवर्सल के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक में काफी एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन लास्ट डे का जो एक हैमर कैंडल बना है उसका अगर हम लोग कंसिडर करेंगे 190 रुपीज का, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस रख के पोजिशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उछाल में एग्जिट का राय होगा क्योंकि स्ट्रक्चर काफी डैमेज हो चुका है। तो अभी के लिए मेरे लिए ये स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रुकूंगा, और भी अच्छे खासे ऑप्शंस होंगे, वहां पे मेरे हिसाब को शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम दर्शकों के सवालों का सिलसिला रोकते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि आखिर जो आने वाले वक्त में किन किन ट्रिगर्स पर आपको अहम नज़र रखनी होगी। तो अगर हम बात करें आने वाले वक्त में, तो बहुत सारे अहम ट्रिगर्स जिन पर आपको बाजार के नज़रिए से नज़र रखनी चाहिए। उसमें सबसे अहम है यूएस के इनिशियल जॉब क्लेम के आंकड़े कल आने वाले हैं। इसके अलावा यूरोजोन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी आने वाले हैं। ब्याज दरों पर जो है वो यूके, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील पर डिस्कशन है। ब्याज दरों पर हांगकांग, ताइवान में भी डिस्कशन है, यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी। कॉर्पोरेट एक्शन को अगर हम देखें तो आईजीएल पीएफसी की बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है। इसके अलावा बात करें गोकुल एग्रो रिसोर्सेज की, तो कल इशू बंद होने वाला है और इस पर भी आपको निगाह रखनी चाहिए। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इनकी बोर्ड बैठक कल है, फंड जुटाने को लेकर ये बोर्ड बैठक हो रही है। इसके अलावा एसईपीसी की बात करें तो यहाँ पे भी बोर्ड बैठक है और अजंता फार्मा का बायबैक खरीदने का आखिरी दिन है। मिश्रा धातु निगम में डिविडेंड का जो है वो कल आ सकता है। तो ये वो ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी होगी। और चलिए अब बारी है उस खास सेगमेंट की जिसका आपको इंतज़ार रहता है, यानी कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताएं की ओर लौटते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आशीष जी आपका, बताएं आपकी चॉइस आज की क्या है? सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए काफी गर्व की बात है कि राकेश जी को मरणोपरांत इतना बड़ा सम्मान मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। बट जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। इस कंपनी में हमने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखा है और रीज़न ये है कि इंडिया की ये नंबर 1 इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है। और अब जैसा जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो नए बसेस के ऑर्डर दे रहे हैं वो सारा इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अभी जैसा अभी हमने देखा उन्हें 500 बसेस का ऑर्डर अभी लेटेस्ट मिला है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी उनके पास में पाइपलाइन है और कंपनी ने ऑलरेडी 3 व्हीलर में और इलेक्ट्रिक ट्रक्स में ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मार्केट मुझे नज़र आता है। कंपनी ने लास्ट ईयर का जो मुनाफा 34 करोड़ के आसपास था वो ऑलरेडी 3 क्वार्टर में 37 करोड़ क्रॉस हो चुका है।
तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नज़र रखने की सलाह है और मेरा मानना है ये बिल्कुल अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक यहाँ से बन सकता है और 6 महीने में ही 4 डिजिट का मेरा इसका टारगेट है। जो दूसरा स्टॉक है मेरा है वो है जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस स्टॉक में ट्रिगर ये है कि कंपनी का जितना ऑर्डर बुक है मेरा मानना है मार्च एंड या अप्रैल तक कम से कम 50% इसकी ऑर्डर बुक और बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़े ऑर्डर जो डिफेंस से निकलने वाले हैं वहाँ पर इनको काफ़ी बेनिफिट होगा सिमुलेशन के जो बिजनेस में कंपनी ने फोरे किया है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे भी नज़र रखना चाहिए। इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। लास्ट ईयर जो 2 करोड़ का मुनाफा था ऑलरेडी 25 करोड़ 3 क्वार्टर का हो चुका है और मेरा मानना है करीब 45 करोड़ तक मुनाफा इस साल रहेगा। और ट्रिगर जो बढ़ा है वो नए डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, तो 375 रुपए का कम से कम इसका प्राइस टारगेट मेरा 6 महीने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी आपका। और नितलेश की जो चॉइस है वो हमारे पास आ चुकी है, ज़रा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो नितलेश ने जो वीआईपी पिक दी है वो है बजाज ऑटो और इसे सील करने की सलाह है। टारगेट यहाँ पे 3850 का, स्टॉप लॉस 3950 का रखें। और चलिए इसी के साथ इस आज की पेशकश में इतना ही। कल की तैयारी में हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।